अशोक भाई साहब माफी चाहता हूं, आप हम सब लोगों में सीनियर मोस्ट और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं अंतिम में आपके पास इसलिए आना चाह रहा था, आप सबकी बात सुन लिए। दो चीजें जो आपसे समझना चाह रहे हैं। मोदी जी हमारे मनमोहन सिंह, जिसको मैं ही मानता हूं कि हिंदुस्तान के एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, जिन्होंने हिंदुस्तान को की अर्थव्यवस्था को मुश्किल दौर से निकाला है। वो एक अलग बात है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से उस कैपिटल, उस पूंजीवाद के विरोधी रहे हैं। हम लोगों के हिसाब से देश के हित में नहीं था, वो अलग है। लेकिन जहां तक रहे, उनकी अर्थव्यवस्था ने देश को, जब देश बुरे वित्तीय हालात में था, उससे निकाला है। उनके बारे में मोदी जी का कहना, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाना, ये क्या क्या बातें कहे थे। और जो दूसरी बात डॉक्टर सतीश ने उठाई है, आपसे दो प्रश्न है मेरे। एक तो इनको नेहरू गांधी परिवार से दिक्कत क्या, और खास करके नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक को टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग कहते हैं, इनको दिक्कत क्या है नेहरू से। और एक चीज आपसे साथ में पूछ लूं, क्या क्या ये झल्लाहट, या ये बेबसी, या ये गुस्सा, या ये डर, जो भी कहिए, इसमें कहीं ना कहीं अडानी जी का भी कोई रोल है क्या? जो अडानी जी का अभी मामला हुआ है, उससे भी ये सारी चीजें ट्रिगर कर रही हैं क्या? एक तो नेहरू जी की बात और एक अडानी जी, और इसमें कोई कनेक्शन है क्या? अशोक भाई साहब। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम मूर्तियों के उपासक, मूर्ति पूजक लोग अधिकांश हैं, और ये सच्चाई एक बड़ी विचित्र है। ये पत्थर की मूर्ति जो ना हिलती है, ना डुलती है, ना खाती है, ना पीती है, लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं, भरोसा करते हैं। और भरोसा करके उसके आगे हम बीमार हो गए तो वहां जाते हैं, गरीब हो गए तो वहां जाते हैं, और क्या क्या करने के लिए वहां नहीं जाते, और कहते हैं हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। ये एक बड़ी प्रकाष्ठा है हमारे मनोविज्ञान की, मास साइकोलॉजी की। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का आधार यही है, आरएसएस का भी आधार यही। वहाँ जिस प्रकार से एक मनोदशा को विकसित किया जाता है, उसमें एक ट्रेनिंग का पार्ट है, या इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि हमको आस्था रखनी है, चाहे भगवान प्रसाद दे या ना दे, मोदी जी कुछ करें या ना करें। लेकिन मोदी जी हमारे नेता हैं, इसलिए उन पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता, हमारे लोकतंत्र के अंदर भी एक बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि मुद्दे जिनको हमारे सभी साथियों ने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात कहा, मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे राजनीतिज्ञ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस लोकतंत्र में वोट की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई बंदूक लेके आ गया, कोई पिस्तौल लेके आ गया, या किसी ने कोई रेड फोर्स बना ली, या किसी ने कोई नक्सलवादी गुट बना लिया, या कुछ और बना लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये आतंकवादी है, और उस पर गोली मार के हमारी फौज और पुलिस उससे कुचल सकती है। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वो जो मरने वाला व्यक्ति है वो क्या चाहता था, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमिक सोच क्या थी, वो क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। आज कोई भी आदमी ये कोशिश नहीं करता कि कुछ दिनों बाद भगत सिंह जी का दिन आने वाला है, कि भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए, और भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए, क्यों चढ़ गए, इस पे चर्चा इस देश में नहीं होती। इस देश में चर्चा ये होती है कि शहीद आजम भगत सिंह, और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्तियां भी लग रही हैं, उनके बारे में फोटोएं भी लग रही हैं, जैसे महात्मा गांधी की फोटो अदालत में लगती है। और अदालतों में क्या कुछ होता है आप जानते हैं, सरकारी दफ्तरों में फोटोएं लगती है, बहुत कुछ होता है। हमारे नोटों में गांधी जी की फोटोएं लगी, कि गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी, वो किस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे, उस पर हमारे देश का वोटर कोई चिंता नहीं करता। और ये 70-75 साल का जो लंबा लोकतंत्र का काल चला, इसमें मैं समझता हूँ कि इस बात की पूरी चेतना और पूरी कोशिश की गई, पूरी तरीके से पढ़े लिखे लोगों द्वारा भी, कि वोटर को किसी प्रकार की कोई चेतना ना हो। अमर्त्य सेन नाम के व्यक्ति ने बंगाल के अकाल के बारे में लिखा और नोबेल प्राइज ले लिया, कहाँ, इंग्लैंड में जाकर। अच्छी बात है, वहां तो नहीं सकता था। लेकिन यहाँ अगर हम कहते हैं कि अकाल के अंदर इतने लोग मर गए, बिना पानी के इतने लोग मर गए, या खराब पानी पीने से इतने लोग मर गए, तो इस बात को लेकर कोई भी चिंता फिक्र नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि ये फ्री का गेहूं आता कहाँ से है, ये क्या मोदी जी के खेत में होता है। कोई ये नहीं पूछता कि ये फ्री जो गैस सिलेंडर है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। इस कान से पकड़िए, इस कान से छोड़िए, इस जेब में रुपया डालिए, इस जेब से निकालिए, इस सारी अर्थतंत्र को आम जनता नहीं समझती। और ये आम जनता नहीं समझती, आम जनता क्या समझ रही है, भाई चीन से रामचंद्र जी की मूर्ति बन के आ जाए, हमारी जनता वहां पे साथ नवाएगी, प्रसाद चढ़ाएगी, नारियल तोड़ेगी, ये सब काम करेगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि चीन और हमारे बीच में रिश्ता क्या है।
चीन और हमारे बीच में सबसे ज्यादा कारोबार बढ़ा है इस बार, और पिछले 2-3 साल से इकोनॉमी में अगर आप थोड़ा बहुत खोज करें तो आप में से हर एक आदमी जान लेगा कि चीन हमारे व्यापार का बड़ा अच्छा स्रोत है। और उसी चीन को हम दुश्मन के रूप में आम जनता के बीच में लाते हैं, और आम जनता भी उसको स्वीकारती है कि चीन हमारा दुश्मन है, हमारे बॉर्डर में खड़ा है। और चीन को बॉर्डर नहीं चाहिए, चीन को चाहिए पूरा देश, और मोदी जी को भी पूरा देश चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अभी जो हुआ वो कितनी विचित्र स्थिति, हमारे वोटर की स्थिति बताना चाहता हूँ। मैं वोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, मोदी जी के बारे में नहीं। त्रिपुरा में, बंगाल में वामपंथी सरकारें भी आई, और वामपंथी सरकार कोई मॉडल पेश नहीं कर सकती। हम देश की जनता के सामने कोई मॉडल पेश नहीं कर सकते। आप पार्टी जब दिल्ली में आई तब ये कहा गया था, लोकायुक्त की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हो रही थी। अभी सामान्य आदमी तो ये समझता है कोई नेता कैसा हो, नेता भाई धनवान तो होना ही चाहिए, 20 लाख की गाड़ी तो होना चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई साइकिल पर चलता हुआ कोई आदमी लोगों को ये ज्ञान देने लगे, लोगों को कोई बात बताने लगे कि भाई मैं समझ रहा हूँ इस जगह गड़बड़ हो रही है, तो लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। नेता कौन? इवन सरपंची का चुनाव में 30-30, 40-40 लाख रुपया लगता है। उस सूरत में लोकतंत्र नाम की जो शक्ति है, राहुल गांधी जब इंग्लैंड में बोलते हैं कि हमारा रोल लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र इन नेताओं की वजह से खतरे में है, ऐसी बात नहीं। लोकतंत्र तो स्वयं मतदाता हमारा मृत है। मतदाता इन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा करता, और क्यों नहीं, मैं समझता हूँ अंतिम में लोहिया जी ने समाजवादी युवजन सभा और इनमें ये कोशिश की थी कि लोगों को ये चेतना दी जाए कि समाजवाद क्या होती है, समाजवाद। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और लोहिया जी की फिलोसफी का क्या तालमेल है, अगर आप सोचिए। तो इस वक्त जरूरी है कि मोदी जी को ये बिल्कुल कह दिया गया है और उनके समझ में आ गया। वो जो प्रधानमंत्री बढ़े तो उन्होंने कहा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई भी कॉमन मैन कहीं से कहीं भी जा सकता है। लेकिन मेरे शहर का जो चाय बेचने वाला बंदा है वो वार्ड मेंबर नहीं बन सकता। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई चाय बेचने वाला होगा, एक दिन आप उसको कहिए और उसको घूंघरू बांध दीजिए कि भाई तुम्हें देश का नेतृत्व करना है, मोहल्ले का नेतृत्व करना है, हमारी समुदाय का नेतृत्व करना है। और अगर उसने घर में जाकर ये बात कही तो घर वाले उसे कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये नेता बनना चाहता है। ये कितनी विचित्र स्थिति है। तो मोदी जी जो इन वाक्यों का उपयोग करते हैं, जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वो स्वाभाविक है। अभी फिल्म वाले भी तो ऐसे ही बोलते हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनके डायलॉगों में आजकल गंदी गंदी गालियां आने लगी, और वो लोग कहते हैं भाई कॉमन मैन बोलता है। तो कॉमन मैन के पीछे हमें जाना है, या कॉमन मैन को किसी ऐसी दिशा में जाना है जिससे सभी सर्वजन सुखाय का रास्ता निकले। ये रास्ता क्या है कि अगर आपको कॉमन मैन को फॉलो करना है तो ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं सगड़ो पुरुषो देश थाने और कहीं थाने जीव में है, मारवाड़ी में ये गीत है प्रदीप साहब का। तो इस पूरा देश हमने परोस दिया, और 500 उंगलियां आपकी घी के अंदर है, और उसके बाद और क्या चाहिए। तो मोदी जी ये जानते हैं और आरएसएस ये बात जानता है, क्योंकि जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस वैकल्पिक व्यवस्था का मॉडल अभी कांग्रेस भी प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को भी मुझे लगता है इस विवाद के अंदर है कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम कैसा मॉडल का देश बनाएंगे। यहाँ पूंजीवाद और समाजवाद की भी मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मोदी जी का विकल्प बनना चाहते हैं, ये जो भी आरएसएस या बीजेपी का विकल्प बनना चाहते हैं, उनको स्पष्ट तौर पे ये बताना पड़ेगा जैसे नमक और चीनी का रंग सफेद है, लेकिन उसको जबान पे रखिए तो आपको पता लग जाएगा कि नमक नमकीन है और चीनी मीठी। तो हमारे देश के नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों का पहचान बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बेशक उनके साथ मेजोरिटी हो या ना हो, उनके साथ जन समुदाय का सैलाब उठता हो या नहीं उठता हो। जैसे अभी बात चली थी मनमोहन सिंह जी की बात कहूँ, कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इस देश में मुद्दा ही नहीं उठा। और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे चला जाए या नहीं चला जाए, देवगौड़ा जी भी उसी पे थे और उस पे मोदी जी भी उसी पर हैं। अब जब आप तो कर रहे थे बात राष्ट्रवाद की, उस राष्ट्रवाद की बात के अंदर आप ग्लोबल विलेज के ऊपर आ गए, और आरएसएस के और बीजेपी के लोग प्रेजेंट इकोनॉमी के ऊपर अपने कैडर के बीच में बात नहीं करना चाहते। मेरी पिछले दिनों एक बात हुई आरएसएस के साथी से, साथी कह रहा हूँ,
क्योंकि मैं अमूमन गए लोग जो वही साथी तो है ही, एक ही मुल्क में रहते हैं, ये वो कहने लगा भाई साहब मुझे बताओ अपने हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो सब लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? बात तो इसकी बायोलॉजिकल तो बड़ी ठीक है, लेकिन पांचों उंगलियां जब यों हो जाती हैं, जब मुट्ठी में बन जाती हैं तो बराबर हो जाती है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मैं सबको बराबरी का मतलब ये देता हूँ कि अवसर की समानता, और अवसर की समानता, एजुकेशन की समानता, विकास के अवसरों की समानता मिलनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और ये जो अभी खेल चल रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उसमें और कांग्रेस में अंतर क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, तो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही है। हम संविधान का नाम लेकर के जो बुराइयां हैं उनको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कानून में ऐसा है, हमारे संविधान में ऐसा है, हम नया मॉडल तो क्रिएट ही नहीं करना चाहते। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक मैंने कानून पढ़ा था जब मैं कानून का विद्यार्थी था, एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर लॉ बना हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा खोज करेंगे तो मिल जाएगा। मेरे ख्याल है देश के किसी प्रदेश में वो लागू नहीं हुआ होगा। और वो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर इसलिए लागू नहीं हुआ, लोगों ने बहुत आसान सा तर्क दिया। उन्होंने कहा भाई 3 भाई हैं तो वही मिलके नहीं रहना चाहते, घर के अंदर तुरंत खेती नहीं करना चाहते, तो इसलिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर तो कैसे हो सकती है? इंदिरा गांधी ने हर क्षेत्र में इस प्रकार की कोशिश की कि खुद आए थे यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर एक बड़ा स्टेट फार्म डेवलप करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? फेल। और सर्वोदय वालों ने ये बीकानेर जिला जहाँ मैं रहता हूँ, ये पूरा जिला दान हो गया था विनोबा के आह्वान के ऊपर, और इसकी पुष्टि हो गई थी। ग्राम दान हो गया था, एक मॉडल था अलग से। हो सकता है वो मॉडल फेल हो जाए, ग्राम दान हो गया, जिला दान हो गया, और ये कहा गया था कि भाई यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ पे गांव की सभा होगी, गांव की सभा सारी व्यवस्था करेगी, और बाकायदा भूदान एक्ट राजस्थान में पास हुआ। लेकिन अभी तो गांधी जी के खास मानने वाले अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो ग्राम स्वराज्य के बारे में सोचते भी नहीं। हमारे राजनीतिक लोगों से ये उम्मीद करने की कोशिश करना कि वे देश के मतदाता को कुछ समझ विकसित करने देंगे, ये मुझे मुश्किल लगता है। और मेरे ख्याल दुनिया में कहीं भी कोई भी जो लोकतंत्र का ढांचा है, जो रूप है, लोकतंत्र के भांति-भांति के रूप हैं, तो उसमें आप देखिए जैसे इंग्लैंड को ही लो, तो वहाँ लेबर पार्टी की सरकार आती है तो वही मॉडल चलता है, दूसरी आती है तो ही वो मॉडल चलता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी या तो मीडिया की, पत्रकारों की, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो ये तय कर लें। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने तय कर लिया था भाई अपन प्रधानमंत्री नहीं, अपन राष्ट्रपति नहीं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो उन्होंने एंटी इम्पीरियलिज्म अपनी जो मुहिम चलाई, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उस मुहिम में चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट आया हो, लेकिन उस कारण से दुनिया से साम्राज्यवाद डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म उड़ गया। और इसी ढंग से हम चीन के माओ से सीख सकते हैं। लेकिन अब चीन का नाम लेंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा कि साहब ये तो राष्ट्र विरोधी हो गए। मैं चीन की बात नहीं कर रहा, अभी भी इस मुल्क में बड़ा दम है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि मोदी जी से शिकायत करें तो भाई मोदी जी हमारी शिकायत सुनेंगे थोड़ी। मोदी जी सुनते नहीं। आज मेरे ख्याल है गोविंदाचार्य की बात है, गोविंदाचार्य कहाँ है आजकल देश में? उसका ये आनंद वर्धन जी खोज सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है कि गोविंदाचार्य जी को भी किसी दिन बुलाइए। उन्होंने जो एक जी मॉडल दिया था कृषि का, एक वो दिया था मॉडल, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन कोई आरएसएस वाला ये नहीं पूछता आज कि भाई गोविंदाचार्य चाहिए या नहीं चाहिए। और आपको इवन ये कहूँ कि अडवाणी जी जिनकी वजह से राम यात्रा की वजह से मोदी जी सत्ता में आए, एक तरह से अडवाणी जी के शागिर्दी हैं तो आए, वो ठीक है, वो कहते हैं मार्गदर्शक या नीति निर्देशक क्या क्या बना दिया उनको, अच्छी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा उपक्रम आरएसएस भी चला रही है क्या कि हमारे मतदाताओं को कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मसलों के ऊपर चेतना पैदा हो, पक्ष और विरोधी दोनों ही। भाई हो सकता है कुछ लोग साम्यवाद के पक्ष में नहीं हो, तो ठीक है, आरएसएस ये बताए लोगों को साम्यवाद ऐसे विरोधी है, पूंजीवाद ऐसे ठीक है, समाजवाद ऐसे ठीक नहीं है। और वो ये बताए कि राजा का राज ऐसे अच्छा था, अब राजा तो आ नहीं सकता, और राजा आ ही गए। देश भर के जितने भी राजा राजघराने हैं वो हमारी संसद में, हमारी पंचायतों में, हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर पूरे तरह से प्रभावी हैं। तो राजा का राज गया तो नहीं, उनका फ्री पर्स गया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनको पर्स मिल रहा है, उनसे ज्यादा उन राजघरानों को आनंद मिल रहा है। इस प्रकार के हालात के अंदर लोकतंत्र को खतरा तो 100% है, क्योंकि इस 100% खतरे को मिटाने का काम
केवल लोग ही कर सकते हैं। जिस प्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया कानपुर में रह करके, उन्होंने पत्रकारिता की। गणेश शंकर विद्यार्थी को इस देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रहे थे और सांप्रदायिक दंगे में मारे गए। लेकिन हम साल में भी शायद उनको अब आजकल याद नहीं करते गणेश शंकर विद्यार्थी को। लेकिन उनकी स्कूल से तो भगत सिंह निकला था, उनकी स्कूल से चंद्रशेखर आजाद निकला था। तो हम ये क्यों नहीं याद कर रहे कि ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा मतदाता को छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर हम स्पष्ट रूप से इकोनॉमिक चार्ट बनाए। तो भाई गैस सिलेंडर आपको मिला, इतने रुपए का गैस सिलेंडर था, इतना रुपया सरकार दे रही है, सरकार के पास ये पैसा आ कहां से? सरकार नोट छाप रही है तो अच्छी बात है, सरकार टैक्स वसूल कर रही है तो अच्छी बात है। आपको फ्री मिल रहा है तो इसकी कीमत आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे दे? भाई कीमत तो हर हालत के अंदर मेरी ही चमड़ी से निकलने वाली है। जो भी कीमत जो भी चीजें मिल रही हैं, चाहे बिजली फ्री मिल रही हो, चाहे आपको गेहूं फ्री मिल रहा हो, ये आप सब लोग जानते हैं कि जो खाने वाला आदमी है, वो खाने वाला आदमी उससे खाली काम नहीं चलने वाला। तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे हो, उसमें ठीक है। किस डबल इनकम की बात की थी, वो कहाँ गायब हो गई? मोदी जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? भाई ये तो वही बोलेंगे ना जो उनके भर दिया गया है, टेप कर दिया गया है। धन्यवाद। ठीक। हाँ,